नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि पाठशाला में आज क्या क्या लेकर आया हूं। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी में मंदिर 100% बनवा देने वाली नई तस्वीरें लेकर आया हूं जो आपको देखनी चाहिए। ज्ञानवापी में मंदिर के वो सबूत जिन्हें देखकर ओवैसी एंड कंपनी को चक्कर आ जाएगा, वो तस्वीरें आज दिखाऊंगा। ज्ञानवापी पर जो पाठशाला ने कहा वही एएसआई की जांच में भी कैसे निकल कर आया है, आज आपके सामने रखूंगा। बिहार में नीतीश और बीजेपी का जो अभी तक बातचीत चल रही थी उसमें क्या फाइनल डील हुई है उसका चैप्टर है। नीतीश फिर मुख्यमंत्री रहेंगे या बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लालू, राहुल और पूरा इंडी सब नीतीश के झटके से कैसे सदमे में है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। 75 साल में रिपब्लिक डे के दिन आज जो नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया उसकी तस्वीरें भी होंगी। और मोदी, मैक्रो और भारत के ताकत की वो तस्वीरें जो कईयों की नींद उड़ा देंगी। आखिर में किस्सा अनसुना, गणतंत्र दिवस की पहले रात भर क्यों रोए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। कर्तव्य पथ पर हर बार की तरह शानदार परेड हुई, राज्यों की झांकियां निकाली गईं। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन भी आयोजित किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी के साथ गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। खबर है कि जल्दी ही ड्राफ्टिंग कमेटी धामी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट मिलते ही इसे लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का जत्था आज मुंबई पहुंच गया। आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे ने कल से मुंबई के आजाद मैदान में धरना देने का ऐलान किया। उधर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार बिना किसी दबाव के आरक्षण देगी। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। वहीं सोनमर्ग, जोजिला दर्रा, सिंथन दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ सकती है। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दिए जाने का पहला मामला सामने आ गया है। मामला अमेरिका के एलबामा का है, जहां पहली बार हत्या के दोषी को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत की सजा दी गई। दोषी को स्ट्रेचर पर बांधकर इंडस्ट्रियल मास्क पहनाया गया जिसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दी गई। मौत की सजा के लिए नए तरीके के प्रयोग से एक बार फिर अमेरिका में मृत्युदंड को लेकर बहस छिड़ गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें बात होगी कि राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी में मंदिर 100% बनवाने वाली क्या नई तस्वीरें आ गई हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ज्ञानवापी में मंदिर के वो सबूत जिन्हें देख ओवैसी एंड कंपनी को चक्कर आ जाएगा। ज्ञानवापी पर जो पाठशाला में हमने कहा वही एएसआई की जांच में कैसे निकल कर आया है। आज सनातन के सबूत, जो नए सबूत मिले हैं ज्ञानवापी के अंदर, सबसे पहले उनका चैनल। पूरे देश में इस वक्त यह सवाल है कि राम मंदिर तो बन गया, अब काशी और मथुरा का क्या होगा। काशी को लेकर मामला बहुत क्लियर हो चुका है बॉस। पाठशाला में तो हमने ज्ञानवापी को लेकर जो जो आपको बताया था वही एएसआई की जांच में निकल कर आया। ज्ञानवापी में मंदिर के ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं जिन्हें देखकर ओवैसी एंड कंपनी को आज चक्कर आएगा। और ज्ञानवापी में हमारे पास वो नई तस्वीरें हैं जो मंदिर 100% बनवा देंगी। और हमारे पास एएसआई की रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। ये नई तस्वीरें आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप खुद सोचेंगे बॉस कि ये मिला है अंदर, और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि नहीं, हम एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। पहले यह देख लीजिए कि एएसआई को सर्वे के दौरान किस तरह से बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले। अगर मुख्य मूर्तियों की बात करूं तो
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस पूरे सर्वे के दौरान एएसआई को 8 शिवलिंग मिले, 8 शिवलिंग। इसके अलावा 2 नंदी जी भी मिले हैं। शिवलिंग के 6 योनि पट्ट मिले हैं। कृष्ण और विष्णु की 5 प्रतिमाएं मिली हैं। हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। और यह सब कहां मिला है? जिसे आज की डेट में आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसके परिसर में मिल रहा है बॉस। गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, 8 शिवलिंग, नंदी मिल रहे हैं। कौन सा ऐसा मस्जिद होता है बॉस जहां पर इतने सनातन के प्रतीक मिलते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए वो 8 शिवलिंग जो ज्ञानवापी के अंदर एएसआई को मिले। ज्ञानवापी के अंदर जो शिवलिंग मिले हैं उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। और उसमें हमने लिखा हुआ है शिवलिंग नंबर 1, शिवलिंग नंबर 2, शिवलिंग नंबर 3। ये अलग अलग साइज के हैं। कोई पत्थर से बना है, कोई शीशे तक से बना हुआ है। ऐसे 8 शिवलिंग एएसआई को मिले हैं। 8 शिवलिंग, 1-2 भी नहीं बॉस, 8 शिवलिंग मिल रहे हैं। और वो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, छठा शिवलिंग आप देख रहे हैं जो एएसआई को मिला है। ये देखिए 7वां शिवलिंग जो एएसआई की टीम को मिला, आपके स्क्रीन पर है। और ये 8वां शिवलिंग। और ये सारे हैं क्लियर शिवलिंग। आप देखते चलिए। अब जो ओवैसी हैं और दूसरे लोग हैं वो क्यों बार बार ये कहते थे कि नहीं ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्यों बार बार ऐसे लोग जो है वो वर्शिप एक्ट गिराते हैं, याद दिलाते हैं? आपको याद अब समझ में आ रहा है? वो सब अंदर ही अंदर इसका मतलब जानते हैं कि ये चीजें वहां मिलेंगी और मिल गई। 8 शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में, जिसे आज की डेट में आप मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस सर्वे के दौरान नंदी जी की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। ये देखिए आपके सामने नंदी जी की 2 प्रतिमाएं रख रहे हैं। ये वही नंदी जी की तस्वीर है जो ज्ञानवापी के अंदर से मिले हैं। ये देखिए। और ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। हम अपनी मर्जी से फोटो देख के नहीं कह दे रहे कि ये नंदी जी हैं। ये एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये नंदी जी हैं। और आप देखिए, आपको दिख रहे हैं नंदी जी। शीशे का बना शिवलिंग दिख रहा है। ये देखिए, ये शीशे का बना हुआ है जो ज्ञानवापी के मौजूदा मस्जिद के तहखाने में S2 के पश्चिमी हिस्से में मिला है। तहखाना नंबर जो S2 है उसके पश्चिमी हिस्से में यह कांच का शिवलिंग मिला। शिवलिंग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। शिवलिंग हालांकि थोड़ा सा टूटा हुआ है। कांच का शिवलिंग जो आपको ज्ञानवापी परिसर में मिला है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ज्ञानवापी में जो अभी मस्जिद है उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से से पत्थर का बना शिवलिंग का हिस्सा मिला। ये देखिए, ये आपको एक एक डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है फर्जी रिपोर्ट है। अभी विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन यह शिवलिंग भी वही मिला। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शिवलिंग का बेस हालांकि गायब है। मार्बल के शिवलिंग मिले। इतना ही नहीं, आगे और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि जो भी प्रतिमाएं मिली एएसआई के मुताबिक उनमें ज्यादातर 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की हैं, यानी मध्यकालीन भारत की। कुछ प्रतिमाएं 13वीं शताब्दी के शुरुआत की भी हैं, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी वो 1669 में बनी थी, यानी 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई। 17वीं शताब्दी में मस्जिद बन रही है। 13वीं शताब्दी के सनातन के प्रतीक मिल रहे हैं, यानी ज्ञानवापी में मिले हिंदू के प्रतीक, हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक मस्जिद बनने से कई सदियों पहले के। यही बात एएसआई भी मान रहा है कि मस्जिद से पहले वहां भव्य मंदिर था। और यह लाइन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी है एएसआई ने कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वहां पर, यानी कि मस्जिद, उसके पहले उस जगह पर भव्य मंदिर मौजूद था। आपको एएसआई सर्वे के दौरान ली गई ज्ञानवापी की वो नई तस्वीरें दिखाता हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी हो। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर समय लिखा हुआ है। इस पत्थर पर जो समय लिखा है वो समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा है। वो समय विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से लिखा गया है।
इस पत्थर पर लिखा है विक्रम संवत वर्ष 1669, पौष महीने का 5वां दिन, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह तारीख होती है शुक्रवार का दिन, 1 जनवरी 1613। इतिहास की किताबों के मुताबिक भगवान विश्वेश्वर का मंदिर औरंगजेब ने साल 1669 में तोड़ा। यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पर बकायदा डेट लिखी हुई है, और वो डेट है 1613 की, 1 जनवरी 1613 की। और मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने का जो जिक्र है वो 1669 का है। एएसआई को यह पूरा पत्थर नहीं मिला, बाकी हिस्से टूटे हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि आखिर इस पत्थर पर समय लिखा क्यों गया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह पत्थर तहखाने के पूर्वी भाग में मिला है, और यह सब कुछ एक खंबे पर लिखा है जो कि घंटियों से चारों तरफ से सजा हुआ है। यह खंबा पुराने मंदिर का है जिसका प्रयोग मस्जिद बनाने में किया गया। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 82 पर एक पत्थर की तस्वीर है जिस पर साफ साफ संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं, जैसे श्रीमच्छा शब्द लिखा हुआ है। देखिए ऊपर लिखा है ना श्रीमच्छा। इसके अलावा नड़ाए पारोप लिखा है, जाति भी धर्मज्ञ लिखा है। अब मुझे यह बताइए कौन सी मस्जिद होती है बॉस जहां पर पत्थरों पर जो है वो संस्कृत में लिखा होता है? जाति धर्म श्री जैसे शब्द संस्कृत में किस मस्जिद में लिखे हुए देखे हैं आपने बॉस? एएसआई ने यह भी बताया कि यह पत्थर भी सन 1600 से 1700 के बीच का है। एएसआई के सर्वे की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में पत्थर पर काशी लिखा हुआ है। ये देखिए, काशी यानी आज के डेट में जिसे हम काशी या वाराणसी कहते हैं। यह पत्थर भी सन 1600 से सन 1700 के बीच का है। तस्वीरें देखते जाइए आप, एक एक तस्वीर, एक एक सबूत जो वहां ज्ञानवापी परिसर में मिला है वो आपके सामने रखता जा रहा हूं। एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 78 पर एक पत्थर पर राम और नारायण भी लिखा है। यह देखिए, पत्थर पर जो लिखा है उसके बारे में एएसआई ने बताया कि यह सन 1500 से लेकर सन 1700 के बीच का है। एएसआई को सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के अंदर पुराने मंदिर का गेट भी मिला जिन्हें पत्थर से बंद किया गया। जरा इस तस्वीर को यहां पर डालिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को। यह तस्वीर हालांकि आपने कई बार देखी होगी। यह पश्चिमी दीवार है, ठीक है, और यहां देखिए वेस्टर्न चैम्बर एंट्रेंस, ये लिखा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में। अब इसको गौर से देखिए, ये आपको हिस्सा जो है ये दिख रहा है, लेकिन ये हिस्सा गौर से देखिए, ये है दरवाजा, और इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये ब्लॉक्स लगा लगा के इस दरवाजे को बंद किया गया है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे मस्जिद है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सपाट हिस्सा है, और यही एएसआई जो है वो लिख रहा है कि यहां पर वेस्टर्न वॉल में क्लियरेंस के बाद यह तस्वीर दिखती है कि यहां पर दरवाजा बंद है। यानी अगर जो एएसआई लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में कि वहां पर भव्य मंदिर था मौजूदा स्ट्रक्चर के पहले, उस भव्य मंदिर का यह गेट है, भव्य मंदिर का गेट जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह साफ नजर आता है। और वो दीवार छोड़ दी गई, लेकिन उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और उसके पीछे मस्जिद का निर्माण हुआ है, ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको इसी तरह से एक और तस्वीर दिखाऊं, जरा इसकी अगली तस्वीर डालिए, ये और जूम करके आप देखिए, यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है, यहां पर ये दरवाजा जैसा हिस्सा है और इसको पत्थरों से बंद किया गया है। किसी को भी देखकर समझ में आएगा, और अब तो एएसआई भी मान रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको 2 दरवाजे नजर आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। रुकिए एक मिनट, ये देखिए, अब इसमें आपको यहां पर जो है ये दरवाजा नजर आ रहा है जो कि ब्लॉक किया गया है पत्थर से, और यहां पर भी एक दरवाजा है। तो जैसे आप मंदिर में जो मुख्य द्वार होता है, कई बार आप इधर से गए और उसके जस्ट पहले यहां पर एक दरवाजा, 2 दरवाजे मंदिर के साफ दिखते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दिखता है, और वहां पर वो दरवाजे बंद हैं, ऐसा नजर आता है। और इसकी कलर्ड फोटो भी आपको दिखाता हूं। इसी तस्वीर को
अब आप रंगीन तरीके से देखिए, ये देखिए, अब आपको इसमें वो तो एएसआई की रिपोर्ट का हिस्सा आपको दिखा रहा था, अब इसमें आप देखिए वो बीच वाला हिस्सा, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि दरवाजे को बंद किया गया है। तो एक एक चीज, एक एक बात जो आपको बता रहा हूं, ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां मंदिर था, और अब तो एएसआई भी कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं 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 बॉस, इस देश में वर्शिप एक्ट है। अभी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, हनुमान जी, गणेश जी, इनकी तस्वीरें तो अभी आपको दिखाई नहीं है, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं इस मंदिर को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके सबसे बड़े, सबसे मुख्य चेहरा जो हैं विष्णु जैन जी, वकील विष्णु जैन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु भाई, आप चीख चीख कर कहते रहे, नवभारत पर पाठशाला में हम बार बार बताते रहे, दिखाते रहे, अब तो एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि वहां मंदिर नहीं, वहां पहले भव्य मंदिर था और अंदर 8-8 शिवलिंग मिलना, नंदी जी मिलना, अब और क्या ढूंढ रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी मिले हैं, गणेश जी मिले हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सुशांत जी, ये बिना डिगिंग के मिले हैं, क्योंकि डिगिंग का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने दिया था, जबकि उसमें यह भी था कि डिगिंग करनी है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए। उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई उतने पार्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को एफर्म किया। तो बिना डिगिंग के सिर्फ सॉइल हटाने से इतनी चीजें मिली हैं। बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत लोग जो ये कहते थे कि ये जो जगह है ये बनाई गई है, औरंगजेब से पहले भी थी, अकबर के टाइम भी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके इस पाठशाला के शो में बताना चाहता हूं। जो एएसआई का रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 105 पे वो इंस्क्रिप्शन जो है, ट्रांसलेशन, उसका पर्शियन से अनुवाद एएसआई ने किया है। हुआ एक्चुअली ऐसा, इस सर्वे के दौरान इनकी जो मस्जिद है उसमें जो 3 गुम्बद आप देख रहे हैं, उसका जो लास्ट वाला गुम्बद है, राइट हैंड साइड वाला गुम्बद, नॉर्दर्न साइड पे, वहां पे एक स्टोर रूम है। जब वहां पे मैंने एएसआई के टीम का ध्यान आकृष्ट किया, तो एएसआई टीम वहां पे जब घुसी तो वहां पे उनको एक आधा पत्थर मिला टूटा हुआ, उसकी फोटोग्राफ एएसआई ने लगाई है पेज नंबर 106 पे। और ये आधा टूटा हुआ पत्थर इन लोगों ने तोड़ा है, और उस पत्थर में पता है क्या लिखा है? क्या? उस पत्थर में ये लिखा हुआ है कि ये औरंगजेब के समय बनी है, और वो पत्थर का जो एग्जैक्ट है वो मैं बता रहा हूं, बाय द ऑर्डर इन द 20th रेगनल ईयर ऑफ हजरत आलमगीर मुगल एम्परर औरंगजेब दिस मॉस्क वाज बिल्ट। तो ये जो पूरी थ्योरी देते थे कि ये औरंगजेब से पहले की मस्जिद है, और हजारों सालों से यहाँ पे हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे पहले की मस्जिद है, ये थ्योरी इस इंस्क्रिप्शन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल फोटोग्राफ एएसआई के पास 1965 में एएसआई नागपुर के पास था। तो अब उस चीज को छुपाने के लिए उस पत्थर को तोड़ दिया गया, उस इंस्क्रिप्शन को तोड़ दिया गया, पर तोड़ के आधा अपने ही कमरे में रखा हुआ था, जो इस सर्वे में मिल गया। तो ये बहुत विष्णु भाई, बात है। अब तो विष्णु भाई ये सब देखने के बाद, बिना देखे भी लोगों को समझ में आ रहा था, जो हम कहते भी थे कि अगर कुछ नहीं है वहां पे तो लोग क्यों नहीं सर्वे हो जाने देना चाहते हैं, लोग क्यों जो है वो इधर से इस कोर्ट से उस कोर्ट भागते हैं कि रोकिए रोकिए ये सर्वे रोक दीजिए, वो तो समझ में आ रहा था। और आप कह रहे हैं कि बिना खुदाई हुए ये सब तो सामने है कि भाई ये सब कुछ दिख रहा है। और आप देखिए ज्ञानवापी, अब आप बने रहिए हमारे साथ, ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी मस्जिद है उसके अंदर हनुमान जी की भी प्रतिमा मिली। अब आप देखिए हनुमान जी हैं। अब कौन से मुसलमान हैं जो मस्जिद के अंदर हनुमान जी को रखते हैं, मुझे बताइए। दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहां हनुमान जी रखे जाते हैं? अपने सामने मूर्ति निकलते हुए देखा है मैंने एएसआई के सर्वे में। और बताइए गदा लिए हुए मतलब कोई आदमी जिसको धर्म का जीरो ज्ञान होगा वो भी कह देगा ये फोटो देख के कि हनुमान जी है, और उसके बावजूद लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि ज्ञानवापी के इस परिसर के अंदर हनुमान जी की 3 प्रतिमा 3 हिस्सों में मिली। यह प्रतिमा पत्थर से बनी हुई है, मस्जिद के तहखाने S2 में पूर्वी तरफ मिली थी। इसमें हनुमान जी के सिर पर मुकुट, दाहिने हाथ में गदा, बायां हाथ कमर की तरफ मुड़ा हुआ, गले में हार, कमर बंद और अंगवस्त्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ढूंढ रहे हैं बॉस साहब? भगवान खुद प्रकट होकर बता रहे हैं कि यहां का सच क्या है, और उसके बाद भी लोग सच नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते।
और कहने को इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। यही भाईचारा है कि सब दिख जाएगा बॉस, लेकिन हम देंगे नहीं, चाहे तुम जो कर लो। आप देखते जाइए, एएसआई को ज्ञानवापी के अंदर से ऐसे ऐसे हिंदू प्रतीक मिले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण की सैंडस्टोन से बनी प्रतिमा, भगवान कृष्ण की यह टूटी हुई प्रतिमा भी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिली। एएसआई के मुताबिक यह प्रतिमा 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनी थी। इस प्रतिमा का सिर गायब है, दोनों हाथ भी तोड़ दिए गए, पैर भी टूटे हुए हैं, लेकिन पोस्चर और आइकोनोग्राफी यानी मूर्ति विज्ञान के अनुसार यह भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। अंदाजा लगा कि एएसआई ने नहीं बताया बॉस, उनके पास टेक्निक है, तब वो ये बता रहे हैं कि यह भगवान कृष्ण की मूर्ति है। प्रतिमा में भगवान कृष्ण गले में हार, जनेऊ और धोती पहने हुए दिख रहे हैं। इतना कुछ वहां से मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के इतने सबूत मिले हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको एक और सबूत दिखाता हूं, यह देखिए, राम, तहखाने के पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। आपने माना होगा और सब मानते हैं कि राम तो सबके हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि राम पत्थर में राम लिखकर लोग मस्जिद में रखना शुरू कर देंगे। 15 सेंटीमीटर लंबे पत्थर पर राम का नाम लिखा हुआ है। एएसआई के मुताबिक एक बड़े पत्थर का टुकड़ा है जिस पर देवनागरी में भगवान का नाम लिखा है। आप खुद सोचिए कि मस्जिद के अंदर भगवान राम के नाम का क्या काम होगा। विष्णु भाई, एक और बात बताइए, इतने सबूत तो हम दिखा ही रहे हैं, रिपोर्ट में और जो बातें लिखित में एएसआई ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको बिंदुवार तरीके से समझें तो एएसआई ने सबसे पहली फाइंडिंग ये दी है कि इस तथाकथित मस्जिद से पहले यहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। फाइंडिंग नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और ये फाइंडिंग बिना डिगिंग के दी गई है। बिना डिगिंग के फाइंडिंग दी गई है कि यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे जो खंबे यूज हुए हैं इस तथाकथित मस्जिद को उपयोग करते हुए, जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी हुई है, वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं। वो हिंदू मंदिर के खंबे, और उन खंबों पे जो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी उसको मिटाने का काम किया गया। ये बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मानी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पश्चिमी दीवार है वो एएसआई ने कहा है कि एक हिंदू मंदिर की पश्चिमी दीवार है, ये कोई इस्लामिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो हम और आप देख के भी कह सकते हैं, जिसके लिए एएसआई की जरूरत नहीं है। पर कानून को हर एक चीज में एक एक्सपर्ट ओपिनियन की, साइंटिफिक स्टडी की जरूरत होती है, तो वो भी एएसआई ने बताया। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो एएसआई ने दी है, ये 350 से ऊपर की जो मूर्तियां मिली है, एएसआई ने कहा है सारी मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सर्वे के दौरान इन सारी मूर्तियों को हमने, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय की जा सकती थी, उसको हमने जिला प्रशासन की सेफ कस्टडी में इन्वेंट्री बना के रख दिया है, और उसका पूरा रिकॉर्ड है कि वो कहां से मिली, उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है। सबके सामने, दोनों पक्षकारों के सामने मूर्तियां बरामद हुई हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब मूर्तियां बरामद हो रही थी वो गैग ऑर्डर लेके आए कोर्ट से कि ना बताया जाए यहां से मूर्तियां मिल रही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जी आप बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। इसके बाद एएसआई की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यह है कि यहां पे 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया, और 17वीं शताब्दी में मंदिर, इस तथाकथित मस्जिद को निर्माण किया गया, और मस्जिद ऐसे बनाई गई कि उसको हिंदू मंदिर के परिसर को ही मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत ही क्रूशियल फाइंडिंग है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस देश में नहीं कह सकता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते। देखिए विष्णु भाई, एक चीज तो बहुत क्लियर है, इसमें फाइंडिंग जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब आंखों के सामने है। ये बस 100 करोड़ हिंदुओं के देश में न्यायिक प्रक्रिया के तहत संविधान को मानते हुए हिंदू पक्ष जो है वो हाथ जोड़कर जो सच आंखों के सामने है उस सच को भी साबित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक पक्ष जो मानने को तैयार नहीं है इतना देखकर भी कि वहां मंदिर था, कम से कम उसको कानूनी तौर पर यह समझाया जा सके कि तुम मानो ना मानो, लेकिन कानून को तो मानना पड़ेगा ना बॉस। और उसके बाद भी मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतना सब कुछ सामने होने के बावजूद भी कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, वहां से उस लड़ाई को जीतने का प्रयास करेंगे, फिर भी इस देश में मुसलमान खतरे में बताया जाता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और अभी भी ओवैसी जैसे लोग क्या कह रहे हैं एक बार सुनवाइए जरा। इतना क्लियर होने के बाद तो कोई ये सोचेगा कि ओवैसी आएंगे और कहेंगे कि नहीं बॉस ये तो हमसे गलती हो गई,
ये तो आप लीजिए विष्णु भाई, आपका है या हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी क्या कह रहे हैं ओवैसी, आप सुनेंगे, दिखाइए जरा ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और ये साइंटिफिक स्टडी का मजाक है, साइंटिफिक स्टडी का मजाक है ये वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये रिपोर्ट पुरातत्वविदों के सामने टिक नहीं पाएगी। एक महान स्कॉलर ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। ओवैसी के लिए एएसआई की रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो तो ये मान के बैठे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था ही नहीं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार भी ओवैसी को दिखाई नहीं देती। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान तो कह रहे हैं कि पहले साजिश करके बाबरी मस्जिद को छीना गया, अब ज्ञानवापी को लेकर षड्यंत्र किया जा रहा है। वारिस पठान के मुताबिक सभी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करना चाहिए। सुनिए एक बार उनको। चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के पास को और मुद्दे तो बचे नहीं है, तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पूरी तरह से मिलके पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मैजोरिटोरियल अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और अब वो लेके आ गए ज्ञानवापी का मुद्दा। और आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद को कोई लोग लेना चाहते। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इंप्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। अब समझ गए आप? ये लोग बताएंगे कि एएसआई की रिपोर्ट साइंटिफिक है या नहीं। ये लोग जो 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि कौन क्या है, ऐसी धमकियां देने वाले लोग अब एएसआई को ज्ञान देंगे कि बॉस ये साइंटिफिक रिपोर्ट है या नहीं। और रिपोर्ट साइंटिफिक हो या ना हो, आंख में लेंस तो भगवान ने दे के बना के दिया होगा ना बॉस, उस लेंस में भी गड़बड़ लग रहा है। मुस्लिम पक्ष के सामने ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, गणेश जी की मूर्तियां, शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, क्या लग रहा है झोले में भर भर के एएसआई वाले ले गए और वहां रख दिए क्या? मतलब गजब किए हुए बॉस ये लोग, गजब तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर कि तुम कुछ भी दिखाओ, हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। विष्णु भाई, ये तो हिसाब क्लियर है, इनका मानने का हिसाब तो है नहीं। लेकिन क्या एएसआई की रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है? ऐसा भी हो सकता है आप लोग झोले में भर भर के ले गए थे ये मूर्तियां और वहां धीरे से कोने में गिरा दिए, मुस्लिम पक्ष नहीं देख पाया? नहीं, हर एक स्टेप पे तो वहां पे स्टेट पुलिस लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है। वो जगह जो है इस समय अंजुमन इंतजामिया के कंट्रोल में है। अगर हमारे वहां पे 4 अधिवक्ता अलाउड थे तो उनके वहां पे 20 लोग अंदर रहा करते थे। तो कोई आदमी कहीं वहां पे अंदर एक पेन भी नहीं ले आ सकता है, वो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आता है। हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर एक पेन भी अंदर नहीं जा सकती है उस बैरिकेडिंग के अंदर। ये पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हर एक चीज की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उनके सामने हुई है, उन लोगों के सामने वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है हर एक प्रक्रिया की। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एएसआई की जो रिपोर्ट जिसने तैयार की है उसमें 2 लोगों का और नाम है, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। इन लोगों ने भी इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये दोनों तो मुझे मुसलमान लगता है हैं। ओवैसी, हाँ, तो एएसआई गैर साइंटिफिक है तो इन दोनों को काफिर बता देंगे और क्या। हाँ, तो अब एएसआई की आप रिपोर्ट पे आप कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं ओवैसी साहब से बहुत संजीदगी से कि ना वो इस 92 डेज के सर्वे का पार्ट थे, ना वो इस केस में पार्टी हैं, ना वो बहुत ही जाने माने बैरिस्टर हैं, पर कभी भी उन्होंने इस केस में ना पैरवी की है, ना वो कोर्ट में आए हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि आप पॉलिटिशियन होके कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। आपको अगर इतना बिलीव है अपनी लीगल रिसर्च पे और अपने फैक्ट्स पे, तो कोर्ट में आके लड़िए अंजुमन इंतजामिया के लिए, क्यों नहीं लड़ते? आप भी ना विष्णु भाई, वहां कोर्ट में ये हवाबाजी नहीं चलेगी ना बोलने की कि ये गैर साइंटिफिक है और ऐसा है वैसा है। वहां तो बात फैक्ट पे करना पड़ेगा। और वैसे ओवैसी साहब ने कौन सा केस लड़ा मुझे भी नहीं पता। मैं भी आज तक बैरिस्टर ओवैसी सुनता हूं, लेकिन केस कौन सा लड़े मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई लड़े होंगे, लेकिन आप अच्छी बात कह रहे हैं कि इतना विश्वास है कि ये सब फर्जी है, तो आए और यहां पर मुस्लिम पक्ष के वकील बन जाएं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और अभी सुशांत जी इसमें एक हिस्सा बचा हुआ है इस रिपोर्ट का,
एक तो जीपीआर सर्वे में मैं ये बताना चाहता हूँ, एक कुआं मिला है और वो कुआं व्यास जी के तहखाने के बगल वाला एक सेलर है जो अभी भी बंद है, वहां पे वो कुआं स्थित है। तो जो ज्ञान व्यापी है, व्यापी मतलब कुआं होता है, वहां पे जो जल है उसका आचमन करने से जीवन मरण का ये जो पूरा चक्र है उससे उसका ज्ञान मिलता है, उसकी मुक्ति मिलती है, उसे मुक्ति मंडप कहा जाता है, मुक्ति द्वार कहा जाता है। तो इसलिए इसका बहुत शास्त्रिक महत्व है। ऐसा नहीं है आज हम ज्ञान व्यापी के लिए केस लड़ रहे हैं समाज में कोई टेंशन पैदा करने के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। जेम्स प्रिंसेप ने कहा है अपनी किताब में कि वेदास एंड शास्त्रास ऑल टेस्टिफाई दैट बनारस इज द फर्स्ट ऑफ द सिटीज एंड विश्वेश्वरा इज द फर्स्ट ऑफ द आइडल, चैरिटी इज द फर्स्ट ऑफ द वर्च्यू एंड गंगा इज द फर्स्ट ऑफ द रिवर्स। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या उनको बस इतना समझना चाहिए कि जो आपके लिए मक्का मदीना का महत्व है, जो किसी के लिए वेटिकन का महत्व है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या का महत्व है। और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर न्याय नहीं है। छोटी सी बात कह के अब आगे बढ़ूंगा। जी विष्णु भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी सर्वे में जो सील्ड एरिया है उसका सर्वे होना बचा हुआ है। सील्ड एरिया में जो शिवलिंग मिला था उसको जो ये लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उस शिवलिंग का भी सर्वे होना बचा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। उसका ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतजामिया पहुंची थी और कहा था इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और वो जांच भी होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, वहां पे शिवलिंग एग्जिस्ट कर रहा है। और आप ये बातें, ये सबूत लोगों के सामने रख रहे हैं। आखिरी फैसला तो कोर्ट ही लेगा और कोर्ट जो है वो इन साइंटिफिक एविडेंस को देखेगा, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनको देखेगा। ऐसे हवा में बातें नेताओं की तरह कोर्ट में नहीं चलती। बहुत शुक्रिया विष्णु भाई, आप मजबूती से इस केस को लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एएसआई कोई रिपोर्ट ऐसे ही तैयार नहीं कर देता, उसका काम करने का तरीका बहुत साइंटिफिक होता है, बहुत गहनता और पूरी रिसर्च के साथ रिपोर्ट तैयार करता है एएसआई। 92 दिनों तक एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया, 92 डेज। उसके बाद एएसआई ने 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के 32 सबूत मिले। रिपोर्ट में 3 हिंदू अवतारों का जिक्र भी किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में 300 देवी देवताओं के चिन्ह, मस्जिद के अंदर 34 शिलालेख भी मिले। तो इसलिए नेताओं को जो कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन सच क्या है नहीं है वो तस्वीरों में आपके सामने है और कोर्ट में उसका आखिरी फैसला आ ही जाएगा। ज्ञानवापी का मामला क्लियर दिख रहा है। ज्ञानवापी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह देवता की जमीन है और जमीन पर समझौता नहीं हो सकता। और अब जो सबूत भी साफ साफ दिख रहे हैं, तो फिर मुस्लिम पक्ष या तो खुद दावा छोड़ दे या फिर कानूनी लड़ाई जो चल रही है उसी से फैसला होगा, और फैसला तो सबूतों के आधार पर होगा। सबूत राम मंदिर के पक्ष में भी थे, सबूत ज्ञानवापी के पक्ष में भी। पाठशाला में अब अगली क्लास। बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच क्या फाइनल डील हुई है? नीतीश फिर सीएम रहेंगे या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? लालू, राहुल और पूरा इंडी सब नीतीश के झटके से सदमे में है क्या? रामलला को आए 1 हफ्ता भी नहीं बीता कि मोदी विरोध में बने इंडी गठबंधन की नैया डूबती चली जा रही। नैया इसलिए डूबी है क्योंकि इंडी गठबंधन की नींव जिसने रखी थी वही इंडी गठबंधन से 9-2-11 होने वाला है। नीतीश कुमार के बारे में जो बातें चल रही थी वो बातें अब क्लियर होती दिख रही। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि अब वो फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे। बिहार में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार क्या नया सोच रहे हैं? नीतीश कुमार की बात आगे करेंगे, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करना जरूरी है जिसका अनऑफिशियली एंड हो चुका है। इंडी का एंड। अगर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होंगे, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में केजरीवाल गठबंधन नहीं करेंगे, यूपी में अखिलेश कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई, तो फिर इंडी गठबंधन तो सिर्फ नाम का ही रह जाएगा और इस गठबंधन के होने या ना होने से 2024 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। खुद इंडी गठबंधन के नेता अपने फैसलों पर, अपने बयानों से रोज इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इंडी गठबंधन का अब कुछ होने वाला नहीं। आज ही यह खबर आई कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत नहीं दी। ममता बनर्जी पहले ही बंगाल में इंडी गठबंधन को खत्म कर चुकी हैं एक तरीके से। अब ममता बनर्जी ने बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा में ब्रेकर लगा दिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए ममता बनर्जी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की एक जनसभा करने दी जाए, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने राहुल गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां राहुल गांधी की यात्रा में रुकावट डाली जा रही। बंगाल में डबल इंजन सरकार कहने का मतलब यह था कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिली हुई। अब बताइए, ये लोग गठबंधन में, ममता बनर्जी इनकी रैली उनके राज्य में एक जगह पे नहीं हो रही है और कांग्रेस जो है इनको बीजेपी का पार्टनर बता रही है एक तरीके से। लेकिन असली खेल तो बिहार में हो रहा है। वहां नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें चल रही थी वो अब और पुख्ता होती जा रही और ऐसा लगभग माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब लालू का साथ छोड़ देंगे और वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अब लगभग तय है। नीतीश ने आज कई तस्वीरों से इसके संकेत भी दे दिए और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का जो दरवाजा बंद था वो ये कहकर खोल दिया जा रहा है कि राजनीति में कोई भी दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। सुनिए आज सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के एक वक्त डिप्टी हुआ करते थे, बिहार बीजेपी के नेता हैं, आज उन्होंने क्या कहा। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। अब यही लोग के तेवर बदल गए। बीजेपी भी कम नहीं है बॉस। एक वक्त में ना अब दरवाजा नहीं खोलेंगे, ना खोलेंगे, ना खोलेंगे, जाओ यहां से। अब धीरे से दरवाजा खोल दिए। बीजेपी ने दरवाजा खोल दिया है। उधर नीतीश कुमार खुद तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार का मन फिर से डोल गया है। आज पटना में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी और सीएम नीतीश दोनों पहुंचे थे, लेकिन दोनों की कुर्सियां कुछ दूरी पर रखी गई। दोनों अलग अलग बैठे, कोई बातचीत भी नहीं हुई कहा जा रहा है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जहां बैठे वहां दोनों के बीच में एक कुर्सी को खाली रखा गया था, लेकिन तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ वाली कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि एक कुर्सी छोड़कर जो कुर्सी लगी हुई थी उस पर जाकर बैठ गए। इसके बाद राजभवन में राज्यपाल ने टी पार्टी रखी, चाय नाश्ता। उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी और उनकी पार्टी का कोई पहुंचा ही नहीं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे। वहां की सबसे दिलचस्प तस्वीर यह थी कि नीतीश कुमार के बगल में जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी, जिस पर तेजस्वी जी को बैठना था, वहां पर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी आकर बैठ गए। डिप्टी सीएम के नाम की पर्ची लगी है और आके बैठ गए अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी सिर्फ तेजस्वी की कुर्सी पर बैठे नहीं, बल्कि बैठने से पहले कुर्सी पर तेजस्वी के नाम की जो पर्ची लगी हुई थी उसे उखाड़ दिया। और ये सब नीतीश कुमार देख रहे थे। भाई एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए आप 2 मिनट बात करने गए थे तो बैठ ही जाते। वो बैठे और वहां जो पर्ची थी देखिए उसको हटा के उसके बाद बैठे। ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हुआ, जिस पर बाद में सबने ध्यान दिया। देखिए वहां क्या हुआ। अशोक चौधरी जब नीतीश कुमार के साथ बैठे तो वो मोबाइल पर नीतीश कुमार को कुछ दिखाने लगे। अब इस पर भी लोग अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार किस मुंह से बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये वही नीतीश है जो पहले लालू को कोसते थे, फिर लालू के साथ चले गए, फिर बीजेपी को कोसते थे, कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सुनिए पिछले साल ही नीतीश कुमार ने क्या कहा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। जान दे देंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह हाल था बॉस। और आज कहा जा रहा है कि चले जाएंगे। बीजेपी भी कम नहीं है, सब तीनों मिलके, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, ये लोग पब्लिक के साथ लूडो खेल रहे हैं और पब्लिक ना 98 पे जाके सांप से कट जा रही है। ये लोग सब जीत रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार के लिए फिर से दरवाजे खोल रही है तो किन शर्तों पर नीतीश कुमार की एंट्री करवाएगी, क्योंकि बॉस बीजेपी का समर्थक जो क्राउड है, मैं अयोध्या में गया था, वहां उस दिन भी खबर आई थी बिहार की, पब्लिक से पूछा, बोले अरे नीतीश जी के साथ तो बीजेपी को कभी जाना ही नहीं चाहिए। बीजेपी समर्थक बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कैसे एंट्री करवा रही है यह भी अपने आप में सवाल है। क्या नीतीश ही सीएम रहेंगे या फिर बिहार में कोई और खेल होगा? तो यह वाली स्थिति है। खैर
पाठशाला में अब अगली क्लास 75 साल में रिपब्लिक डे पर आज ऐसा क्या हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी, मैक्रो और भारत के ताकत की वो तस्वीरें जो कईयों की नींद उड़ा देंगी। अब उसका चल। आज देश ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। हर बार की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर परेड निकली और राज्यों की झांकियां निकाली। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में बहुत खास रहा। इस बार रिपब्लिक डे परेड में भारत की सैन्य ताकत से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भव्यता देखने को मिली। साथ ही भारत ने दुनिया को नारी शक्ति की अहमियत भी समझा। इस बार गणतंत्र दिवस में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जो 75 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। मेरा बॉस वही हैरान था। हालांकि इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में बहुत कुछ पहली बार हुआ। क्या क्या पहली बार हुआ, इसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले जान लीजिए कि गणतंत्र दिवस के इतिहास में इस बार पहली बार हुआ क्या क्या। पहली बार 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड की शुरुआत की। पहली बार ट्राई सर्विस कंटिंजेंट में सिर्फ महिला जवान शामिल हुई, कोई पुरुष जवान नहीं था। 75 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ। पहली बार आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया। पहली बार बीएसएफ और सीआईएसएफ का महिला दस्ता और बैंड परेड में शामिल हुआ। पहली बार यह मौका था जब डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ महिला जवानों ने करतब दिखाया। यह पहला मौका था जब फ्रांस की सेना का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड परेड में शामिल हुआ। पहली बार फ्रांसीसी सेना का राफेल फाइटर जेट फ्लाई पास्ट का हिस्सा बना। इतना ही नहीं, पहली बार कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से खास प्रदर्शनी दिखाई गई जिसमें 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियों को प्रदर्शित किया गया। यानी अगर आप गौर कर रहे होंगे तो महिला ताकत, महिलाओं की ताकत, नारी शक्ति, वो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित हुई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार सिर्फ महिला आरक्षण बिल पास कराने तक सीमित नहीं है। इस देश में महिलाओं की शक्ति क्या है वो भी दुनिया को दिखा रही है। सुबह जब कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हुई तो पहली बार 100 से ज्यादा महिलाओं ने शंख, नगाड़ों और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसकी शुरुआत की। ऐसा गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ जब शंखनाद और वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ परेड की शुरुआत हुई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इस दस्ते में देश के अलग अलग राज्यों के वाद्य यंत्रों को जगह दी गई। एक बार आप देखिए इस बार परेड की शुरुआत किस तरह से शानदार तरीके से हुई। यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि इस समय दुनिया में आर्थिक विकास और ग्रोथ की सबसे उच्चतम दर भारत की है। ऐसा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप क्षमता की वजह से, उनके नेतृत्व में ही भारत विकास की इस गति तक पहुंचा है। आगे पुतिन ने कहा कि उनका देश एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर भारत और उसकी लीडरशिप पर भरोसा कर सकता है। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है और यही वजह है कि पश्चिमी देश भारत के साथ राजनीतिक दांवपेच नहीं चल पाते। यानी पुतिन आज गणतंत्र दिवस के दिन भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब किस्सा अनसुना। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। पाठशाला में देश के पहले गणतंत्र दिवस और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा आज एक अनसुना किस्सा आपको बताने जा रहा हूं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति पद संभालना था और उसके बाद पहले गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की सलामी लेनी थी। लेकिन 25 जनवरी 1950 की रात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी जी का निधन हो गया। बहन के निधन से राजेंद्र प्रसाद गहरे शोक में डूब गए। बेसुध होकर पूरी रात बहन के शव के पास बैठे रहे, रोते रहे। रात के आखिरी पहर में परिवार के सदस्यों ने उन्हें याद दिलाया कि 26 जनवरी की सुबह होने वाली है। इतना सुनकर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत आंसू पोंछे और कार्यभार ग्रहण करने के बाद परेड की सलामी लेने पहुंच गए। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद राजेंद्र प्रसाद घर लौटे। बहन के शव के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद बहन के अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यमुना तट तक गए। असल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगवती देवी को सिर्फ बड़ी बहन नहीं बल्कि अपनी मां मानते थे। इसके बावजूद निजी दुख के पहाड़ को सामने देखते हुए भी उन्होंने कर्तव्य निभाने को प्राथमिकता दी। राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे।